हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं IC38 नए सिलेबस का क्रैश कोर्स भाग 4। पूरा का पूरा वीडियो हिंदी में बनाया गया है और 2023 में आने वाले प्रश्नोत्तर इसमें दिए गए हैं, तो इन्हें ध्यान से कीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। किन परिस्थितियों में पॉलिसी धारक को एक नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति करने की आवश्यकता होगी? देखिए, जब कोई भी पॉलिसी धारक अपनी पॉलिसी खरीदता है तो उसमें उसके लिए एक नामिती या फिर नॉमिनी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, वो नियुक्त करना पड़ता है। पर यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि कौन सी ऐसी परिस्थिति रहेगी जहाँ पर एक नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति करनी पड़ेगी। देखिए, नियुक्त व्यक्ति को अपॉइंटी कहा जाता है इंग्लिश में। अब जो विकल्प दिए गए हैं उनके हिसाब से चेक करते हैं कि क्या कंडीशन रहेगी। सबसे पहली है, बीमा धारक नाबालिग होने पर। नामिती एक नाबालिग है। पॉलिसी धारक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पॉलिसी धारक विवाहित नहीं है। देखिए, अब जो विकल्प दिए गए हैं उनके अनुसार पॉलिसी धारक जब अपना नॉमिनी अपॉइंट करता है ना, नॉमिनी फिक्स करता है, जिसे हम नामिती कहते हैं, अगर वो नामिती या फिर नॉमिनी नाबालिग है, मीन्स उसकी जो आयु है वो 18 वर्ष से कम है, तो पॉलिसी धारक को एक नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति भी पॉलिसी में करनी पड़ती है, जिसे कि अपॉइंटी कहा जाता है इंग्लिश में। और आपको इससे रिलेटेड ये भी बात याद रखनी है कि ये जो नियुक्त व्यक्ति रहता है ना, इसका रोल खत्म हो जाता है जब वो नामिती मीन्स नॉमिनी बालिग हो जाता है। मीन्स जब वो 18 वर्ष का हो जाएगा ना नामिती, तो ये जो नियुक्त व्यक्ति नियुक्त किया गया है इसका रोल हो जाएगा खत्म, क्योंकि फिर पॉलिसी पर मिलने वाले जो अधिकार होंगे उन पर किसका अधिकार हो जाएगा? नामिती का। तो इसलिए विकल्प नंबर 2 आ जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए, अब है आपका अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि नीचे दिया गया कौन सा कथन नामांकन के संबंध में गलत है? देखिए, नामांकन जिसे कि हम इंग्लिश में नॉमिनेशन कहते हैं, तो जो नीचे विकल्प दिए गए हैं उनसे रिलेटेड आपको चेक करना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है या कौन सा ऐसा कथन है जो कि नामांकन मीन्स नॉमिनेशन के संबंध में गलत है। यदि पॉलिसी ऋण के बदले में बीमा कंपनी को समानुदेशित की गई हो तो पॉलिसी में नामांकन रद्द नहीं होता है। नामांकन पॉलिसी खरीद के समय या बाद में किया जा सकता है। पॉलिसी में पृष्ठांकन करके नामांकन को बदला जा सकता है और नामिती का संपूर्ण दावे पर पूरा अधिकार होता है। देखिए, इसमें जो विकल्प नंबर 1, 2 और 3 हैं, ये तीनों ही कथन सही है, क्योंकि देखिए पहली जो विकल्प दिया गया, पहला विकल्प दिया गया, उसमें कहा गया है कि जब हम पॉलिसी पर ऋण लेते हैं ना, तो जब ऋण लिया जाता है पॉलिसी पे मीन्स लोन लिया जाता है, तो जो हमारी पॉलिसी है ना वो किसको असाइन हो जाती है? समानुदेशित हो जाती है बीमा कंपनी को। पर जो पॉलिसी में नॉमिनेशन होता है ना, नामांकन, वो सेम रहता है। दूसरा विकल्प कह रहा है कि नामांकन पॉलिसी, जो नामांकन करते हैं, हम नॉमिनेशन करते हैं, वो पॉलिसी जब हम खरीदते हैं उस समय कर सकते हैं या फिर बाद में भी किया जा सकता है। और तीसरे विकल्प का मतलब ये है कि अगर पॉलिसी में आप नामांकन को चेंज करना चाहें, मीन्स पहले आपने नॉमिनी किसी और को बनाया और बाद में आपको लगा कि मुझे नॉमिनी या फिर नामिती कोई और बदलना है, तो वो पृष्ठांकन एक प्रक्रिया होती है जिसे कि इंग्लिश में एंडोर्समेंट कहा जाता है। उसके द्वारा हम ये नामांकन को बदल सकते हैं। पर जो लास्ट ऑप्शन है, 4 नंबर की ऑप्शन है, जिसमें कहा गया है कि नामिती का संपूर्ण दावे पर अधिकार होता है, तो ये ऑप्शन जो है ये गलत है। क्योंकि देखिए, नामिती का संपूर्ण दावे पर अधिकार नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि पॉलिसी धारक ने उसे कितने परसेंटेज का अधिकारी बनाया हुआ है। तो इसलिए जो गलत विकल्प है वो 4 नंबर है। तो जो आपका आंसर आ जाएगा, सही उत्तर आ जाएगा, वो है विकल्प नंबर 4। चलिए, अब है आपका अगला प्रश्न। पॉलिसी के अंतर्गत गारंटीकृत समर्पण मूल्य प्राप्त करने के लिए कानून के अनुसार कब तक के लिए प्रीमियम भुगतान किया जाना चाहिए? देखिए, अब इस प्रश्न का ये मतलब है कि अगर आप अपनी पॉलिसी पर एक गारंटेड सरेंडर वैल्यू चाहते हैं, मीन्स अपनी पॉलिसी को समर्पण करवा के एक कंफर्म्ड समर्पण मूल्य चाहते हैं, तो आपकी जो पॉलिसी है वो कितने साल तक चली होनी चाहिए, मतलब कितने साल तक आपने रेगुलरली प्रीमियम भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है ना? तो इसके लिए आपको याद रखना है कि अगर जो पॉलिसी है उसमें कम से कम लगातार 3 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान किया गया है ना, तो हमें एक गारंटीकृत समर्पण मूल्य उससे मिल जाता है। तो इसलिए विकल्प नंबर 2 आ जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए, अब है आपका अगला प्रश्न। किसी पॉलिसी को कब
व्यपगत समझा जाता है? देखिए, आपको ये बताना है कि पॉलिसी को लैप्स्ड, व्यपगत कब समझा जाता है। तो देखिए, पॉलिसी को लैप्स्ड तब समझ लिया जाता है या फिर व्यपगत तब समझा जाता है कि अगर रियायती अवधि में भी प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया है। रियायती अवधि, जिसे इंग्लिश में ग्रेस पीरियड कहा जाता है। देखिए, हर एक इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम भुगतान के लिए एक ग्रेस पीरियड अलॉट करती है। उस ग्रेस पीरियड में हम अपना प्रीमियम जो है वो भर सकते हैं, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भुगतान ग्रेस पीरियड में भी नहीं करता है तो उसके बाद उसकी पॉलिसी क्या हो जाती है? लैप्स हो जाती है, व्यपगत हो जाती है ना। तो इसलिए विकल्प नंबर 3 आ जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए, अब है आपका अगला प्रश्न। नीचे दिया गया कौन सा कथन बीमा पॉलिसी की रियायती अवधि के संबंध में सही है? अब देखिए, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जो रियायती अवधि रहती है, जिसे कि हम ग्रेस पीरियड कहते हैं, उसके रिलेटेड हमें 4 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सही है। रियायती अवधि की मानक सीमा 1 महीना है। रियायती अवधि की मानक सीमा 30 दिन है। रियायती अवधि की मानक सीमा 1 महीना या फिर 30 दिन है। और लास्ट ऑप्शन कह रही है कि रियायती अवधि की मानक सीमा 1 महीना या फिर 31 दिन होती है। तो आपने इसमें याद रखना है कि जो रियायती अवधि मीन्स ग्रेस पीरियड होता है ना, उसकी अवधि होती है 1 महीना या फिर 30 दिन। विकल्प नंबर 3 आ जाएगा इसका सही उत्तर। देखिए, ग्रेस पीरियड या फिर रियायती अवधि का मतलब होता है कि जिस दिन हमारा प्रीमियम ड्यू है उस दिन से 30 दिन का समय हमें कंपनी देती है कि हम अपना प्रीमियम भर सकते हैं और उसमें हमें कोई भी लेट फीस नहीं देनी पड़ती है। तो इसे रियायती अवधि या फिर ग्रेस पीरियड कहा जाता है। और ड्यूरेशन इसकी याद रखनी है, कितनी होती है? 1 महीना या 30 दिन का जो विकल्प रहेगा वो आपका सही उत्तर आएगा। तो यहाँ पे 3 नंबर विकल्प आपका सही उत्तर है। चलिए, अब है आपका अगला प्रश्न। अगर पॉलिसी धारक देय तिथि पर प्रीमियम भुगतान नहीं करता है और रियायती अवधि के दौरान मर जाता है तो ऐसे में क्या होगा? तो देखिए, प्रश्न समझ गए ना आप कि उसने अपना जो प्रीमियम है वो भुगतान नहीं किया ड्यू डेट पे और जो ग्रेस पीरियड था उसके दौरान उसकी डेथ हो गई, तो अब क्या होगा? तो देखिए, ऐसे केस में क्या होता है कि जो बीमा कंपनी है वो दावे का भुगतान कर देती है, पर जो प्रीमियम उसने नहीं दिया है ना उसको वो काट लेती हैं और बाकी जो दावा है वो उसके नॉमिनी को दे दिया जाता है। तो इसलिए विकल्प नंबर 3 मीन्स बीमा कंपनी बकाया प्रीमियम को घटाने के बाद दावे का भुगतान करेगी। तो इसलिए विकल्प नंबर 3 आ जाएगा इसका सही उत्तर। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर वो रियायती अवधि के दौरान मर रहा है ना तो उसके नॉमिनी को इजीली दावे की रकम मिल जाएगी। पर अगर उसने प्रीमियम नहीं भरा, रियायती अवधि भी निकल गई और उसके बाद उसकी डेथ होती है तो दावा मिलने में परेशानी हो सकती है। तो पर क्योंकि इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि वो रियायती अवधि के दौरान ही उसकी डेथ हो रही है ना, तो इसलिए जो प्रीमियम उसने नहीं भरा वो कंपनी काट लेगी और जो दावा है बाकी का बचा हुआ वो उसके नॉमिनी को या नामिती को दे दिया जाएगा। विकल्प नंबर 3 आ जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए, अब है आपका अगला प्रश्न। व्यक्तिगत पॉलिसी के पुनर्चलन के समय नीचे दिया गया कौन से पहलू को बीमा कंपनी द्वारा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। देखिए, पॉलिसी हो गई व्यक्तिगत यानी कि लैप्स्ड, अब उसको ना दोबारा से चलवाना है यानी कि उसको रिन्यू करवाना है, रिवाइव करवाना है, पुनर्चलन करवाना है उसका, है ना। तो अब ये पूछा गया है कि बीमा कंपनी जो है जो भी नीचे दिए गए साक्ष्य हैं उनमें से सबसे बेटर वाले किसको मानेगा, कौन सा होगा जिसको महत्वपूर्ण माना जाएगा? तो देखिए, इसमें विकल्प दिए गए हैं कि पुनर्चलन के समय बीमा करने योग्य स्थिति का साक्ष्य, पॉलिसी का पुनर्चलन जो बीमा कंपनी के लिए जोखिम में वृद्धि का कारण बनेगा, ब्याज के साथ बकाया प्रीमियमों का भुगतान और बीमा धारक एक निर्धारित समय सीमा के भीतर पुनर्चलन का आवेदन प्रस्तुत कर रहा है। तो देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है या प्रूफ है ना वो होता है विकल्प नंबर 1 मीन्स पुनर्चलन के समय बीमा करने योग्य स्थिति का साक्ष्य। इसका मतलब है कि जब पुनर्चलन करवाया जा रहा है यानी कि पॉलिसी को दोबारा से चलवाया जा रहा है तो उस समय ये प्रूफ देना होता है कि जो व्यक्ति है वो बीमा
योग्य स्थिति में है, मीन्स उसकी ऐसी कंडीशन है कि उसका बीमा किया जा सकता है, दोबारा चलाया जा सकता है, तो ये साक्ष्य सबसे इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। विकल्प नंबर 1 आ जाएगा आपका सही उत्तर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि बीमा पॉलिसी के लिए बीमा अधिनियम 1938 की डैश के तहत नामांकन की अनुमति दी जाती है। तो देखिए, इस प्रश्न का ये मतलब है कि जो इंश्योरेंस का एक्ट बना हुआ है, एक्ट 1938, उसकी कौन सी धारा है जिसके तहत नामांकन मीन्स नॉमिनेशन किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि धारा नंबर 39 है ना, जो धारा 39, तो उसके हिसाब से नॉमिनेशन किया जाता है। एक्ट है बीमा का 1938 और नॉमिनेशन करने की जो धारा है, नामांकन करने की जो धारा है, वो है धारा 39। तो विकल्प नंबर 3 आ जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए, अब है आपका अगला प्रश्न। नीचे दिया गया कौन सा कथन ऐसी पॉलिसी के संबंध में गलत है जिस पर बीमा कंपनी से ऋण लिया गया है। तो देखिए, बीमा कंपनी से हमने अपनी पॉलिसी पे लिया है लोन, और नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं, हमें चेक करना है कि कौन सा विकल्प गलत है जब हम बीमा कंपनी से लिए गए ऋण की बात करते हैं। तो विकल्प हैं, पॉलिसी को बीमा कंपनी के पक्ष में समानुदेशित करना होगा। तो ये विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए, जब हम अपनी पॉलिसी पे लोन लेते हैं ना, तो वो जो पॉलिसी है ना, वो बीमा कंपनी को समानुदेशित हो जाती है, मीन्स उसकी जो असाइनमेंट है वो कंपनी के फेवर में चली जाती है। सेकेंड ऑप्शन कह रही है कि ऐसी पॉलिसी में बीमा कंपनी के पक्ष में पॉलिसी समानुदेशन के कारण नामांकन रद्द हो जाएगा। तो देखिए, ये है गलत विकल्प, क्योंकि जब हम पॉलिसी पे लोन लेते हैं ना, तो पॉलिसी असाइन तो हो जाती है कंपनी को, मीन्स समानुदेशन हो जाता है कंपनी को, पर जो पॉलिसी पे नामांकन है ना, नॉमिनेशन है, वो रद्द नहीं होता है। नॉमिनी वही रहता है जो पॉलिसी धारक ने नियुक्त किया होता है। तो हमें ये तो पता चल गया कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, वो है विकल्प नंबर 2, पर हम विकल्प नंबर 3 और 4 भी पढ़ेंगे जो कि सही वाले हैं। नॉमिनी का अधिकार पॉलिसी में बीमा कंपनी के हित की सीमा तक प्रभावित होगा। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए, जितना लोन लिया है, अब अगर मान लीजिए कि लोन अभी चुकता नहीं हुआ है और पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है ना, तो कंपनी क्या करती है कि जितनी लोन की रकम होती है ना, उसको काट लेती है और बाकी का जो दावे की रकम है ना, वो नामिती या फिर नॉमिनी को दे दिया जाता है। तो इसका मतलब हुआ, इस विकल्प का मतलब, कि जो नॉमिनी का अधिकार है ना, नामिती का अधिकार, वो बीमा कंपनी के हित की सीमा तक प्रभावित होगा। तो ये सही वाली ऑप्शन है। फिर है, पॉलिसी ऋण आमतौर पर पॉलिसी के समर्पण मूल्य के एक निश्चित प्रतिशतांक तक सीमित रहता है। तो इसका मतलब है कि जो पॉलिसी पे हमें ऋण मिलता है ना, लोन मिलता है, वो जो पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू होती है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो ये भी सही ऑप्शन है, पर क्योंकि इस प्रश्न में गलत ऑप्शन पूछी गई थी, तो जो गलत वाली ऑप्शन या गलत वाला विकल्प है, वो है विकल्प नंबर 2। चलिए, अब है आपका अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि बीमा कंपनी द्वारा इनमें से कौन से बदलाव की अनुमति दी जाएगी। तो देखिए, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा बदलाव है जो कि बीमा कंपनी अलाउ करती है कि आप अपनी पॉलिसी में करवा सकते हैं। तो देखिए, इसमें दिया गया है कि पॉलिसी को 2 या 2 से अधिक पॉलिसियों में विभाजित करना, प्रीमियम भुगतान अवधि को बढ़ाना, पॉलिसी को लाभ सहित से लाभ रहित में बदलना और बीमा धन में वृद्धि करना। तो देखिए, जो इसमें चेंजेस अलाउ करती है ना कंपनी, वो है विकल्प नंबर 1। आप अपनी एक पॉलिसी को ना 2 या 2 से अधिक में विभाजित कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने मान लीजिए एक 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली है, तो आप उसको विभाजित करवा लिया, आपने उसको 2 में चेंज करवा लिया, 5-5 लाख का सम एश्योर्ड या फिर बीमा धन में उसको चेंज करवा लिया। तो ये अनुमति देती है कंपनी, जो नीचे विकल्प दिए हैं उनमें से, है ना। तो विकल्प नंबर 1 है आपका सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन से केस को जीवन बीमा कंपनी द्वारा अस्वीकृत या फिर स्थगित किए जाने की संभावना है? 18 वर्षीय स्वस्थ व्यक्ति, एक मोटा व्यक्ति, एड्स से पीड़ित व्यक्ति और गृहिणी जिसका अपनी कोई आय नहीं है ना। तो देखिए, अब इसमें क्या होएगा ना कि अगर 18 वर्ष का कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका तो बीमा आराम से हो जाएगा, मोटे व्यक्ति का भी हो ही जाएगा। गृहिणी है जिसकी कोई आय नहीं है तो उसका भी बीमा हो जाता है। पर अगर कोई व्यक्ति एड्स से पीड़ित है ना, तो ऐसे केसेस में बीमा कंपनी या तो ऐसे केस को अस्वीकृत कर देगी या फिर स्थगित कर देगी। विकल्प नंबर 3 आ जाएगा आपका सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन नैतिक जोखिम का एक उदाहरण है? आपको बताना है
कि जो नीचे विकल्प दिए गए हैं ना, इनमें से नैतिक जोखिम का उदाहरण क्या होगा। स्टंट करने के दौरान स्टंट कलाकार की मौत हो जाती है। अत्यधिक मात्रा में शराब पीने वाला व्यक्ति, क्योंकि वो एक बीमा धारक है। प्रीमियम भुगतानों में चूक करने वाला बीमा धारक और पॉलिसी दस्तावेज में झूठी जानकारी देने वाला प्रस्तावक। देखिए, जो नैतिक जोखिम है ना, जिसे कि इंग्लिश में मॉरल हजार्ड कहा जाता है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण आएगा विकल्प नंबर 2 कि एक व्यक्ति, क्योंकि उसने पॉलिसी करवा ली है, अब वो अत्यधिक मात्रा में शराब पीने लग गया है ना, तो ये जो उदाहरण है ना, ये नैतिक जोखिम को दर्शाता है। तो विकल्प नंबर 2 आ जाएगा आपका सही उत्तर। अब है आपका अगला प्रश्न। चिकित्सा बीमा लेखन में आनुवांशिकता इतिहास को महत्व क्यों दिया जाता है। देखिए, चिकित्सा बीमा लेखन, जिसे कि हम मेडिकल अंडरराइटिंग कहते हैं, उसमें आनुवांशिकता इतिहास का मतलब होता है कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हमारे माता पिता रहे हैं, उनका इतिहास जाना जाता है कि उनको कोई बीमारी तो नहीं थी, अगर वो जीवित हैं तो कोई बीमारी तो नहीं है, अगर वो जीवित नहीं हैं तो क्या कारण रहा उनके मृत्यु का, है ना। तो ये सारा आनुवांशिकता इतिहास आ जाता है। तो अब ये पूछा जा रहा है कि उसका महत्व क्यों दिया जाता है। तो देखिए, इसका सीधा सा कंसेप्ट होता है, क्योंकि ना कुछ बीमारियां माता पिता से संतानों में आ जाती हैं, तो इसलिए आनुवंशिकता इतिहास का महत्व जरूरी है, उसे जानना जरूरी रहता है। विकल्प नंबर 2 आपका सही उत्तर है। अब है आपका अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा विकल्प बीमा कंपनी में बीमा लेखक की भूमिका को दर्शाता है। देखिए, बीमा लेखन एक प्रोसेस होता है जिसे कि इंग्लिश में अंडरराइटिंग कहते हैं, क्योंकि ना जब हम पॉलिसी करते हैं ना एज अ इंश्योरेंस एजेंट, तो हम उस पॉलिसी को करने के बाद जब हम उसको पॉलिसी मींस इंश्योरेंस की ब्रांच में लेके जाते हैं ना, तो वहाँ पर एक ऑफिसर रहता है जिसे कि बीमा लेखक कहते हैं। वो क्या करता है कि उस पॉलिसी को पूरी अच्छी तरह से जांचता है, चेक करता है कि क्या इस व्यक्ति की पॉलिसी की जा सकती है या फिर नहीं की जा सकती। मीन्स कंपनी जो भी व्यक्ति का बीमा किया गया है उसका रिस्क उठा सकती है या नहीं उठा सकती। तो ये सारा काम होता है किसका, बीमा लेखक का, और इस प्रोसेस को अंडरराइटिंग या फिर बीमा लेखन कहा जाता है। तो अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो बीमा लेखक की भूमिका है ना, वो कौन कौन से विकल्प जो है वो दर्शा रहा है। तो विकल्प हैं दावों पर कार्यवाही, जोखिमों की स्वीकार्यता संबंधी निर्णय लेना, उत्पाद डिज़ाइन आर्किटेक्ट और ग्राहक संपर्क प्रबंधक। देखिए, जैसे कि अभी हमने बात की, बीमा लेखक का मेन काम क्या होता है, उसका मेन काम होता है ये चेक करना कि क्या जो व्यक्ति के जीवन पर जोखिम है, रिस्क है, उसको कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है, उठा सकती है या फिर नहीं उठा सकती है ना। यानी कि जोखिमों की स्वीकार्यता संबंधी निर्णय लेना, ये काम होता है बीमा लेखक का। विकल्प नंबर 2 आ जाएगा आपका सही उत्तर। इनमें से कौन सा बीमा लेखन निर्णय नहीं है। देखिए, बीमा लेखन, जब मैंने अभी बात की, जब भी बीमा लेखन की बात आएगी ना, तो बीमा लेखन किससे रिलेट करता है, रिस्क से, यानी कि जोखिम से। मीन्स जोखिम को एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, उसको स्वीकार करना है या फिर अस्वीकार करना है या फिर स्थगित कर देना है ना। तो ये सारा जो काम है ये किसका है, बीमा लेखक का, और बीमा लेखन द्वारा वो ये चेक करता है। तो विकल्प चेक करते हैं। मानक दरों पर जोखिम की स्वीकृति, जोखिम का अस्वीकरण, जोखिम का स्थगन और दावा अस्वीकरण। देखिए, 3 ऑप्शंस जो हैं, पहली 3 है ना, इनमें बात की गई है किसकी, जोखिम की, यानी कि रिस्क की। तो रिस्क की कैलकुलेशन करना, उसको मानना है कि नहीं मानना है, स्वीकार करना है या नहीं करना है ना, तो ये तो बीमा लेखन का निर्णय होता है। पर जो दावा अस्वीकरण है ना, दावा का मतलब क्या होता है, क्लेम, और क्लेम कब आता है, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना। तो मृत्यु होने पर दावे वाला डिपार्टमेंट ही अलग होता है। तो दावा अस्वीकरण करना जो है वो बीमा लेखन का काम नहीं होता है, इसलिए विकल्प नंबर 4 आ जाएगा आपका सही उत्तर। इनमें से कौन एक मानक आयु प्रमाण पत्र नहीं है। देखिए, मानक आयु प्रमाण पत्र का मतलब होता है एक वैलिड एज प्रूफ। तो वैलिड एज प्रूफ आपको चेक करना है कि इनमें से किसको नहीं माना जाएगा। पासपोर्ट एक वैलिड एज प्रूफ है, मीन्स एक मानक आयु प्रमाण पत्र है। विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, जन्म कुंडली और जन्म प्रमाण पत्र। देखिए, इनमें जो जन्म कुंडली है ना, ये एक मानक आयु प्रमाण पत्र नहीं है। जन्म कुंडली को नहीं माना जाता है वैलिड एज प्रूफ। विकल्प नंबर 3 आ जाएगा आपका सही उत्तर। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक बीमा लेखक माना जाता है। विकल्प दिए गए हैं बीमा एजेंट, बीमा लेखक, इंश्योरेंस कंपनी और IRDAI।
देखिए, आपको ये याद रखना है कि जो प्राथमिक बीमा लेखक, जिसे कि इंग्लिश में प्राइमरी अंडरराइटर कहते हैं ना, वो होता है एक इंश्योरेंस एजेंट या फिर बीमा एजेंट। क्योंकि बेसिक लेवल पे, प्राथमिक लेवल पे पूरी जो जानकारी है पॉलिसी होल्डर के बारे में, वो कौन जुटाता है? वो एक बीमा एजेंट जुटाता है। तो जो प्राथमिक बीमा लेखक है ना, वो होता है एक बीमा एजेंट, और उसके बाद जो फर्दर आगे का काम होता है ना, वो बीमा लेखक का होता है, वो ऑफिस के लेवल पे होता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्राथमिक बीमा लेखक कौन होगा, तो आपने हमेशा याद रखना है वो होता है एक इंश्योरेंस एजेंट या फिर बीमा एजेंट। चलिए, अब है आपका अगला प्रश्न। इनमें से कौन सी स्थिति व्यक्ति की बीमा करने की योग्य स्थिति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी? देखिए, इसका मतलब है कि कौन सा ऐसा सिचुएशन है जो नीचे दी गई है कि उस सिचुएशन में अगर किसी व्यक्ति को बीमा करवाना है तो उस पर नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। ठीक है। दैनिक व्यायाम, प्रतिबंधित मादक द्रव्यों का सेवन, आलसी स्वभाव और टालमटोल करने का स्वभाव। देखिए, अगर कोई व्यक्ति दैनिक व्यायाम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आलसी स्वभाव है तो कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि बहुत सारी दुनिया आलसी होती है। टाल मटोल करने का स्वभाव है, मीन्स आज का काम कल पर टाल देना, तो इससे भी बीमा करवाने या ना करवाने से रिलेटेड ये भी अफेक्ट नहीं करेगा। पर अगर कोई व्यक्ति प्रतिबंधित मादक द्रव्यों का सेवन करता है, मीन्स वो हम कह सकते हैं कि नशे वगैरह का आदी है ना, तो उसकी बीमा करवाने की जो योग्य स्थिति है ना, उस पर ये नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, नकारात्मक भूमिका होगी इस चीज़ की। तो विकल्प नंबर 2 आ जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए, अब है आपका अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है, बीमा लेखन की कौन सी विधि के तहत बीमा लेखक सभी नकारात्मक या प्रतिकूल कारकों के लिए धनात्मक दर निर्धारण अंक आवंटित करता है? तो देखिए, ऐसी विधि को ना संख्यात्मक दर निर्धारण कहा जाता है। विकल्प नंबर 3 आ जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए, अब है आपका अगला प्रश्न। अमृता गर्भवती है, उसने एक मियादी बीमा कवर के लिए आवेदन किया है। नीचे दिया गया कौन सा विकल्प बीमा लेखक के द्वारा अमृता को बीमा उपलब्ध करवाने के लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा? सबसे अधिक संभावित विकल्प चुनेंगे। देखिए, प्रश्न आपको समझ आ गया है। अमृता गर्भवती है और उसने एक टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए आवेदन दिया है। अब आपको ये चुनना है कि जो बीमा लेखक है वो क्या करेगा, मीन्स उसके प्रस्ताव को वो मान लेगा या फिर अस्वीकार कर देगा, क्या होगा, है ना। तो विकल्प दिए गए हैं, सामान्य दरों पर स्वीकृति, अतिरिक्त प्रीमियम के साथ स्वीकृति, प्रस्ताव को अस्वीकार करना और प्रतिबंधात्मक क्लॉज के साथ स्वीकृति। देखिए, वैसे तो इस कंडीशन में इंश्योरेंस की ही नहीं जाती है, पर अगर कोई करवाना चाहे तो जो बीमा लेखक है वो क्या करेगा, इसके लिए प्रतिबंधात्मक क्लॉजेज लगाएगा पहले, और उसके बाद उसके आवेदन को स्वीकार किया जाएगा। विकल्प नंबर 4 आ जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए, अब है आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा बीमा प्रस्ताव है जिसकी गैर चिकित्सकीय बीमा लेखन के अंतर्गत पात्र होने की संभावना कम है? तो देखिए, इसमें पूछा गया है कि नीचे विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग, जिसे कि गैर चिकित्सकीय बीमा लेखन कहा जाता है, वो होने की संभावना बहुत कम है। तो देखें क्या है। सविता, जिसकी उम्र है 26 साल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में आईटी कंपनी में कार्यरत है। तो देखिए, इसका तो अगर ये बीमा लेना चाहती है तो नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग में इसका केस चला जाएगा। महेश, उम्र है 50 साल और कोयले की खदान में काम करता है। सतीश की उम्र है 28 और एक बैंक में कार्यरत है। 1 करोड़ का बीमा चाहते हैं अपने लिए ये। प्रवीण, 30 साल की उम्र है, डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करते हैं और 10 साल की अवधि वाली एंडोमेंट बीमा योजना खरीदना चाहते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि जो सविता है, सतीश है और प्रवीण है, मतलब विकल्प नंबर 1, 3 और 4, इन लोगों की आयु कम है। तो कम आयु में जो बीमा दिया जाता है उसको नॉन मेडिकल में वो चला जाता है, मीन्स गैर चिकित्सकीय हो जाता है। पर जो महेश है, एक तो इसकी एज भी ज़्यादा है, दूसरा इसका कार्यक्षेत्र मतलब कोयले की खदान में काम करता है, जहाँ पर जान का संकट हमेशा बना रहता है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि महेश का पहले वो
चिकित्सा परीक्षण करेंगे, पूरा मेडिकल होगा उसका, और उसके बाद बीमा लेखन होएगा उसका, और फिर निर्धारित किया जाएगा कि इसको बीमा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो विकल्प नंबर 2 आ जाएगा आपका सही उत्तर। शीना पुराने मधुमेह रोग से पीड़ित है। उसने एक बीमा योजना के लिए आवेदन किया। इस मामले में बीमा लेखक द्वारा बीमा लेखन के लिए डैश का उपयोग किए जाने की सबसे अधिक संभावना है। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो प्रश्न आपको समझ आ गया। शीना को बहुत पुरानी मधुमेह है ना, और उसने अपने लिए बीमा योजना लेने के लिए आवेदन किया है। अब आपने ये चुनना है कि जो बीमा लेखक है ना, वो कौन सी विधि का उपयोग करेगा और उसका जो आवेदन है उसको चेक करने के लिए कि भी किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, है ना। तो इसके लिए जो विधि होती है ना, वो होती है निर्णय विधि। क्योंकि क्या है कि वो शीना का पहले मेडिकल वगैरह करवाएंगे, चेक करेंगे कि उसकी जो मधुमेह है वो किस लेवल की है, और उसके बाद निर्णय विधि का इस्तेमाल करते हुए, उपयोग करते हुए उसका जो आवेदन है उसे एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर रिजेक्ट किया जाएगा। तो विकल्प नंबर 1 आ जाएगा आपका सही उत्तर। नीचे दिया गया कौन सा कथन दावे की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनेंगे। देखिए, जब हम दावे यानी कि क्लेम की बात करते हैं ना, तो आपको ये एक तो दिमाग में याद रखना है कि जो दावा है ना, वो अनुरोध नहीं होगा, वो क्या होगा, एक मांग होगा। तो जब दावा एक मांग है तो हमारा विकल्प नंबर 4 और 1 ये तो चले गए, हमारे पास बचे विकल्प नंबर 2 और 3। तो आपने ये याद रखना है कि दावा जो है वो नॉमिनी या फिर नामिती के द्वारा एक मांग होती है, क्योंकि बीमा कंपनी ने अनुबंध में ना जो वचन दिया था उसको पूरा करना है ना। तो इसलिए जो विकल्प नंबर 2 है वो आ जाएगा आपका सही उत्तर, कि दावा एक मांग है कि बीमा कंपनी को अनुबंध में निर्दिष्ट वचन को पूरा करना चाहिए। तो विकल्प नंबर 2 आ जाएगा आपका सही उत्तर। अब जो अगला प्रश्न है ना, इसमें पूछा गया है कि नीचे पॉलिसीज की एक सूची दी गई है, कौन सी पॉलिसी के तहत नियत समय के भुगतानों के रूप में दावा भुगतान किया जाता है, पहचान करें। देखिए, जो हमारी मनी बैक पॉलिसी होती है ना, इसमें क्या होता है कि हमें नियत समय पर पैसा जो है वो मिलता रहता है, मेच्योरिटी के रूप में मिलता रहता है। मीन्स 5-5 साल बाद हमें भुगतान मिलता रहता है, दावा भुगतान मिलता रहता है, और एंड में जब पॉलिसी कंप्लीट होती है ना, तो फिर से हमें कंप्लीट दावा जो पूरी मेच्योरिटी जो है वो मिल जाती है। पर नियत समय में जो हमें भुगतान मिलते रहते हैं ना, तो वो पॉलिसी होती है हमारी मनी बैक पॉलिसी। विकल्प नंबर 1 आ जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए, अब है अगला प्रश्न। महेश ने गंभीर बीमारी राइडर के साथ एक जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी है। उसने करण के पक्ष में पॉलिसी का समानुदेशन किया है। मीन्स उसने करण को अपना असाइनी बना लिया है। महेश को दिल का दौरा पड़ता है और गंभीर बीमारी राइडर के तहत 50,000 रुपये का एक दावा उत्पन्न होता है। इस मामले में वो भुगतान जो है वो किसे किया जाएगा? देखिए, क्योंकि महेश ने ना गंभीर बीमारी का राइडर लिया है अपनी पॉलिसी में, है ना, और उसको दिल का दौरा पड़ जाता है। अब क्योंकि राइडर उसका है तो 50,000 का दावा मिल रहा है। अब क्योंकि उसने अपना असाइनी जो है ना, समानुदेशी जो है, वो किसे बनाया है? करण को बनाया है। तो अब ये जो भुगतान है ना, वो करण को होगा, क्योंकि महेश तो बीमार है, वो तो जा नहीं पाएगा, है ना। भुगतान करण को हो जाएगा और करण आगे फिर वो पैसा जो है वो किसे दे देगा? महेश को दे देगा। विकल्प नंबर 2 आ जाएगा आपका सही उत्तर। एक कार दुर्घटना में प्रवीण की मृत्यु हो जाती है। लाभार्थी मृत्यु दावे के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करता है। नीचे दिया गया कौन सा दस्तावेज एक अतिरिक्त दस्तावेज है जो कि स्वाभाविक मौत की तुलना में दुर्घटना मृत्यु के मामले में प्रस्तुत किया जाना बहुत आवश्यक है? देखिए, क्या है, प्रश्न का मतलब है कि जो प्रवीण है ना, उसकी मृत्यु हुई है एक दुर्घटना में, कार दुर्घटना में, मीन्स एक्सीडेंटल डेथ हुई है। और आपसे पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा दस्तावेज है जो कि स्पेशली एक्सीडेंटल डेथ केसेस में लगाना ज़रूरी होता है, नेचुरल डेथ यानी कि स्वाभाविक मौत में वो नहीं लगाया जाता है। तो देखिए, इसे कहा जाता है तहकीकात की रिपोर्ट, या फिर इसे इंग्लिश में इनक्वेस्ट रिपोर्ट कहा जाता है। विकल्प नंबर 4 आ जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए, अब है आपका अगला प्रश्न। नीचे दिया गया कौन से मृत्यु दावे का एक शीघ्र मृत्यु दावा माना जाएगा? देखिए, शीघ्र मृत्यु दावा जिसे कि अर्ली डेथ क्लेम कहा जाता है, अगर मृत्यु पॉलिसी करवाने के 3 साल के भीतर हो जाती है ना, तो ऐसे दावे को शीघ्र मृत्यु दावा या फिर अर्ली डेथ क्लेम कहा जाता है। विकल्प नंबर 1 आ जाएगा आपका सही उत्तर। एक निश्चित समय पर पहुंचने पर मनी बैक पॉलिसी के तहत
दिए गए भुगतान को किस प्रकार के दावे में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए पहले भी हम ये प्रश्न अभी किया है हमने कि अगर मनी बैक पॉलिसी में हमें निश्चित समय पर एक दावा मिलता रहता है ना, फिक्स टाइम पीरियड के बाद एक दावा मिलता रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाएगा? मृत्यु दावा, परिपक्वता दावा, नियत समय पर उत्तरजीविता दावा या फिर समर्पण दावा। तो देखिए फिक्स टाइम पे हमें जो पैसा मिलता रहता है 5-5 साल बाद मनी बैक पॉलिसी में, उसे कहा जाता है नियत समय पर उत्तरजीविता दावा, और इंग्लिश में इसे पीरियोडिकल सर्वाइवल क्लेम कहा जाता है। विकल्प नंबर 3 आ जाएगा आपका सही उत्तर। शंकर ने एक 10 वर्षीय यूनिट लिंक्ड बीमा योजना खरीदी, जिसे हम यूलिप प्लान कहते हैं। अगर पॉलिसी परिपक्व होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसमें क्या भुगतान किया जाएगा? देखिए जो यूलिप प्लान होता है ना, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ये एक मार्केट बेस्ड प्लान होता है और इसमें क्या रहता है कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ परिपक्व होने से पहले ही हो जाती है ना, तो बीमा धन या फिर फंड वैल्यू जिसका भी मूल्य अधिक होता है ना, वो नॉमिनी को दे दिया जाता है। विकल्प नंबर 2 आ जाएगा आपका सही उत्तर। दावों के वर्गीकरण शीघ्र या फिर गैर शीघ्र के आधार पर बेमेल विकल्प चुनेंगे। मियादी बीमा योजना खरीदने के 6 महीने बाद रम्या की मृत्यु हो गई। मियादी बीमा खरीदने के 1.5 साल बाद मनोज की मृत्यु हो गई। मियादी बीमा खरीदने के 2.5 साल बाद डेविड की मृत्यु हो जाती है। और मियादी बीमा योजना खरीदने के 5.5 वर्ष बाद प्रवीण की मृत्यु हो जाती है। देखिए अब इनमें कहा था इन्होंने कि बेमेल विकल्प चुनना है। अगर हम विकल्प नंबर 1, 2 और 3 देखें तो ये तो मिलते हैं तीनों आपस में, क्योंकि ये तीनों ही, रम्या की मृत्यु कब हो रही है? 6 महीने बाद, मनोज की हो रही है 1.5 साल बाद, और डेविड की हो रही है 2.5 साल बाद। तो ये तीनों ही जो विकल्प है ना, ये तीनों विकल्प जो हैं ये अर्ली डेथ क्लेम यानी कि शीघ्र मृत्यु दावे में आ जाएंगे। पर जो लास्ट में दिया गया प्रवीण, इसकी मृत्यु हो रही है 5.5 साल बाद, तो ये आएगा नॉर्मल क्लेम में, है ना। तो ये बेमेल आ जाएगा। विकल्प नंबर 4 जो है ये आपका सही उत्तर है। अब है वीडियो का अंतिम प्रश्न। नीचे बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में सभी लाभार्थियों द्वारा सामान्य मृत्यु दावे के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की एक सूची दी गई है। बेमेल को चुने जो केवल दुर्घटना मृत्यु के मामले में अतिरिक्त दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। देखिए जैसे कि हमने पहले भी बात की कि अगर मृत्यु जो है वो दुर्घटना से होती है तो बाकी सभी दस्तावेजों के साथ एक तहकीकात की रिपोर्ट, जिसे कि इनक्वेस्ट रिपोर्ट भी कहा जाता है, वो लगाना आवश्यक होता है। पर अगर जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ नॉर्मल हुई है, नेचुरल हुई है, तो तहकीकात की रिपोर्ट नहीं लगाई जाती है। तो अब इनमें से जो बेमेल है ना, वो तो तहकीकात की रिपोर्ट ही है, क्योंकि दावा पत्र भी दोनों केसेस में चाहिए, दफन या दाह संस्कार का प्रमाण पत्र भी चाहिए होता है और अस्पताल का प्रमाण पत्र भी चाहिए होता है, चाहे डेथ दुर्घटना से हुई या फिर नेचुरल हुई है ना। पर जो तहकीकात की रिपोर्ट है वो सिर्फ दुर्घटना से मृत्यु के मामले में ही लगाई जाती है, उसका देना तभी आवश्यक होता है। तो बेमेल इसमें आ जाएगा विकल्प नंबर 1, तहकीकात की रिपोर्ट। Thanks for watching the video and stay tuned.